हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। बोर्ड ही नहीं, ये टॉपिक हमको सबको आना चाहिए। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि इससे फायदा क्या है तो हमारा इंटरेस्टेड और बढ़ जाएगा। मतलब हम निकालते क्या है, इसको हम पढ़ें क्यों, लास्ट मतलब ये बात आती है हम इसे पढ़ें क्यों, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एकदम नॉर्मल उदाहरण लेके समझाता हूं दो तीन, तो इससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा एकदम, कि आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लो अब आप कहीं जंगल में गए हो, कहां गए हो, जंगल में, और जंगल में एक आपको ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, पर्वत की कुछ भी हाइट हो सकती है। यहां पर एक कुछ भी मान लो, यहां बैठा है चिड़िया, बैठी है, क्या बैठी है, चिड़िया। अब दोस्तों, आप तो यहां हो ना, अब आपसे कोई कह देगा अपने यहां से और यहां तक की चिड़िया की हाइट निकालो। क्या करो, यहां से यहां तक की चिड़िया की दूरी निकालो। क्या करना है, यहां से यहां तक की चिड़िया की दूरी निकालनी है। तो ये त्रिकोणमिति की सहायता से पॉसिबल है कि हम यहां से यहां तक की चिड़िया की दूरी निकाल सकते हैं, या इस पर्वत की ऊंचाई निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, हमें पता है कि हम यहां से अपने पास से, देखो यहां पर अगर कोई मनुष्य खड़ा है तो यहां से यहां तक की दूरी हम फीते से नाप लेंगे। क्योंकि भाई पर्वत तो काफी काफी ऊंचे होते हैं ना, तो उसे नापने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे, या फिर और ज्यादा ऊंचा तो 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहां से यहां तक नाप लेंगे। मान लो कुछ भी आता है, हम यहां 10 मीटर मान लेते हैं। इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्यों। अब मान लो हमने ये 10 मीटर आ गया, यहां से यहां तक हमने फीते से नापा 10 मीटर, और हमारे पास अगर दूरबीन है तो हम यहां से उस चिड़िया को देखेंगे दूरबीन से, तो हमें एंगल भी पता चल जाएगा। कुछ भी मान लो ये एंगल पता चल गया 45 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली हाइट को भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, जहां यहां से और चिड़िया की दूरी। तो यही त्रिकोणमिति की सहायता से पॉसिबल हो पाता है, इन दूरियों को नापना, जो हम वैसे अगर प्रैक्टिकली नापेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इस त्रिकोणमिति की सहायता से क्या होता है, हम इन चीजों को बहुत आसानी से नाप सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट से चिड़िया की दूरी या पर्वत की ऊंचाई, क्योंकि इसको हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं, तो फिर इन दोनों को नापने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ये एक दूसरा उदाहरण लेके समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक नहर है, ये इतनी नहर की कोई चौड़ाई दे रखी है, मान लो कुछ भी दे रखी है, 12 मीटर चौड़ी नहर, मान लो कुछ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे क्या है, एक मकान है दोस्तों, नहर के इस साइड एक मकान है और इस साइड एक मान लो मंदिर है। नहर के इस साइड एक मंदिर, मान लो मंदिर है। अब क्या है कि अगर हम छत पे, यहां पर कोई छत पे खड़ा है व्यक्ति, अगर उस वो मंदिर की चोटी को देखता है, क्या करता है, मंदिर की चोटी को देखता है। तो अगर आपसे कोई कहती है कि यहां से और मंदिर की चोटी की दूरी कितनी है, तो क्या आप वैसे नाप सकते हो, नहीं नाप सकते। क्यों, और ये हम त्रिकोणमिति की सहायता से बहुत ही आसानी से माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो त्रिकोणमिति समझ में आया क्यों पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति हम इसलिए पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी परिवेश में ऐसी घटनाएं या जिनको हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बना रही है। देखो ये क्या एक समकोण त्रिभुज बना रही है, अब ये भी यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाएगी ना। ये चोटी है, तो ये मान लो यहां से यहां तक कुछ भी हाइट दे रखी होगी, और यहां से इस वाले पॉइंट से ये, इसको सब कुछ दे रखा होगा, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज ही तो बनाएगी, ये वाली ये चीज। तो हम वो चीज अपने आसपास ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये आकृतियां समकोण त्रिभुज बना रही हैं, तो हम वहां पर त्रिकोणमिति की सहायता से कोई भी ऊंचाई, कोई भी दूरी और कोई भी चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। अब दोस्तों समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा आपका कि बताओ क्या मैजिक होगा। अब भाई आपको पता नहीं है ना अभी त्रिकोणमिति कैसे निकालेंगे, तो आपके दिमाग में तो एक मैजिक सा ही आ रहा होगा ना कि अगर हमको ये पता और ये एंगल पता तो इसे कैसे निकाल सकते हैं। वही मैं इस टॉपिक में समझाऊंगा कि इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे कैसे निकाल सकते हैं। बहुत, और 2 सेकंड या 2 मिनट तो ज्यादा होते हैं, 20 सेकंड में आप इसकी ऊंचाई और इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई निकाल दोगे, आपको ये पता है। तो यही मैजिक हम इस मैथ में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति एक तरीके से मैजिक, समझ में आया ना, ये मैजिक सही है। कैसे निकालेंगे वो चीज मैं समझाऊंगा। इंटरेस्ट बढ़ गया होगा भाई। अब देखो इंटरेस्ट हो, अब यहाँ पे कोई वैज्ञानिक खगोली पिंडी के पास तो जाते नहीं, जैसे हमने बता दी सूरज की दूरी इतनी हमसे, या मंगल ग्रह की दूरी इतनी है, वो सारी चीजें त्रिकोणमिति की सहायता से ही पता चलती है दोस्तों। कोई गया है वहां तक, सूरज पे किसी को है हिम्मत कोई पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकता ना, उसका टेम्परेचर ही इतना है। तो अब हम कैसे बता देंगे, वो सारी चीजें हम त्रिकोणमिति की, वो लंबाई चौड़ाई और जितनी भी पृथ्वी की हम त्रिज्या मापते हैं, ये सब हम त्रिकोणमिति की सहायता से ही मापते हैं। तो इंटरेस्ट आया ना दोस्तों इसमें, त्रिकोणमिति पढ़ने में। अब देखो कैसे खिला, अब नापेंगे कैसे वो सीखो। यहां त्रिकोणमिति में यही तो सीखना है, नापेंगे कैसे। अब देखो कैसे, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो इतना आपकी समझ में आ गया, ये थोड़ा मैंने आपको भूमिका दे दी कि त्रिकोणमिति से हम क्या क्या कर सकते हैं।
अब ये तो हमको पता चल गया, देखो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़े या क्यों पढ़ते हैं। त्रिकोण मिति क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसीलिए पढ़ना है हमको ये दूरी निकालना। जितनी भी खगोलीय पिंड है ना उनकी दूरी हमने बता दी, ग्रह की उपग्रह की ये इतनी दूरी है, इसका इतनी त्रिज्या है, ये सब हम त्रिकोणमिति की सहायता से ही कर पाए हैं दोस्तों। और अब देखो सेकंड पढ़ेंगे ये त्रिकोणमिति होती क्या है। फिर ये त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश का वर्ड है त्रिकोणमिति। अब ये होती क्या है, कैसे मापते हैं, क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय देंगे यहां पर थोड़ी देर के लिए। त्रिकोणमिति का परिचय, परिचय तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय से। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, कैसे, सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। देखो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री। ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछने लग जाता है कि आप भाई त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये है ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं, एक तो ट्री से मिला है बन के, ट्री, एक गॉन, और तीसरा शब्द है मेट्रॉन। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। ये जो इंग्लिश का वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है वो ग्रीक भाषा के, किस भाषा से के, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्री, एक गॉन, एक मेट्रॉन। देखो ट्री का हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो वो बैठता है, ट्री को बोलते हैं 3, और गॉन, हिंदी में गॉन होता है भुजा, और मेट्रॉन मीन्स होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, 3 भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया 3 भुजाओं को मापना, 3 भुजाओं को मापना। अब देखो दोस्तों, अब आप थोड़ा अंदर डिटेल में चलते हैं इसके। अभी ये तो नॉर्मल शाब्दिक अर्थ हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स के 3 वर्डों से मिलकर बना, ट्री, गॉन, मेट्रॉन। और ट्री का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा, मेट्रॉन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो मापना होता है। तो 3 भुजाओं को मापना। अब देखो 3 भुजाओं से कौन सी आकृति बनी होती है मिलके, त्रिभुज। एकदम क्लियर समझा दूंगा, सब कुछ क्लियर। तो कौन सी आकृति मिलती है, त्रिभुज। भाई 3 भुजाओं से तो त्रिभुज ही बन सकती है। अब देखो 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, और 3 ही कोण होते हैं। तो अब हम यहां क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें तीनों भुजाओं, देखो ये वाली भुजा ए बी और बी सी और सी ए, तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के बीच पारस्परिक या तीनों कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये वाले कोण में कौन सी भुजा का क्या अनुपात होगा, ये सारी चीजें, इनकी भुजाओं और कोणों के जो बीच में क्या रिलेशन होता है, संबंधों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति समझ में आया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, ये तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति है। तो देखो त्रिकोणमिति की परिभाषा आपको डिस्प्ले हो रखी है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह आपकी परिभाषा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या संबंध होता है, किस कोण के साथ किस भुजा का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम इस त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। तो मैं ये मानता हूं त्रिकोणमिति भी अच्छे समझ में आई होगी कि ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड्स के 3 वर्डों से मिलकर बनी है या ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा हिंदी अनुवाद, और मेट्रॉन का हिंदी अनुवाद होता है मापना। तो ट्रिगोनोमेट्री मिलकर क्या हुई, 3 भुजाओं को मापना। अब एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, 3 भुजाओं से क्या मिलकर बना होता है, एक भाई त्रिभुज बना होता है। तो अब हम त्रिभुज की जो
एग्जैक्ट परिभाषा वो क्या बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। क्या है? वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भाई इनमें कोई रिलेशन होगा जब तो हम हाइट और चौड़ाई नाप सकते हैं, ऐसे थोड़ी नाप सकते हैं। तो जो रिलेशन है ना वही हम इस ट्रिगोनोमेट्री में या त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम 10th स्टैंडर्ड पे क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणोमेट्री, समकोण त्रिभुज। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्या करते हैं दोस्तों? स्टार्ट समकोण त्रिभुज। अब यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड है ना दोस्तों, वो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इतने क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको बहुत ज्यादा। तो हम सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसकी समकोण त्रिभुज की किस भुजा को क्या कहते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हम इसमें अभी समझने वाले हैं। समकोण त्रिभुज दोस्तों हेडिंग पड़ गई। समकोण, देखो नाम से आपको पता चल गया होगा, समकोण त्रिभुज तो आप जानते हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं अच्छे से समझाता हूं क्या है कैसे है। तो ऐसा त्रिभुज, देखो दोस्तों, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका दोस्तों एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों मैं त्रिभुज के बारे में सारी चीजें बता दूंगा यहीं पे। समकोण त्रिभुज एक कोण समकोण होता है और समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर आप मेरे साथ लिंक रह के पढ़ोगे ना तो त्रिकोणमिति छोड़ो 10th के जितने भी टॉपिक है ना ऐसे क्लियर कराऊंगा। आप एक बार मेरे फर्स्ट चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो तो देखो, फिर कहना किस क्वेश्चन को आप नहीं निकाल पाती। समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक बार पढ़ के देखो, सबसे अलग कुछ अलग करके दिखाऊंगा, आप भी कुछ अलग ही नंबर लेके आओगे। जब तक आप सबसे अलग नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे नंबर मिल ही नहीं सकते। बाकी सब एक जैसा करना तो फिर क्या है, अलग बनना है यहां पे सबसे। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों आपको परिभाषा से क्या पता चला? देखो समकोण किसके नाम में इसकी परिभाषा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों एक बार हम यहां फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। देखो ये रहा फिगर। देखो समकोण जानते हो आप अच्छी तरह से, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहां पर एक काम करते हैं, 90 डिग्री लिख लो। जैसे कोई पूछ लेता है भाई समकोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। अब एक कोण 90 डिग्री का बना लो। देखो ये रहा। अब भाई एक और ये भुजा इसको मिला दो, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो अब आपसे कोई पूछे समकोण त्रिभुज क्या है, देखो इसमें एक कोण समकोण है, बी वाला जो कोण है ये समकोण है। अब एक चीज और देखो, अब ये जो बी कोण समकोण है ना, अब जो दो कोण बच गए, एक तो कोण ए और एक कोण सी। देखो यहां पर बी कोण क्या हो गया, कोण बी बराबर हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, या बोले तो समकोण। समकोण देखो दोस्तों इतनी आपको पता चलेगी। कोण बी तो यहां त्रिभुज से पता चलेगी, कोण बी समकोण है। अब जो ए और सी जो बचेंगे ना वो 100% अब श्योर हो गए। श्योर का मतलब पक्का ये न्यून कोण है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कोण ए और कोण सी यहां पर न्यून कोण होंगे। कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री का होता है या समकोण होता है। बाकी जो दोनों कोण रह जाते हैं वो होते हैं न्यून कोण। और न्यून कोण के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, न्यून कोण क्या होते हैं, वे कोण जो 0 डिग्री से बड़े। ये सारी चीजें समझ लो दोस्तों। यहां पर न्यून कोण क्या होते हैं, वे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं। क्या देखो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे, एक्स मान लो कोई न्यून कोण है तो वो 0 डिग्री से बड़ा, वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो न्यून कोण के बारे में समझ में आया। वे कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों अब न्यून कोण है। तो इतना समझ में आया ना कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है और समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का। अब आपको मैंने देखो इसमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 2 3, इनमें से एक कोण समकोण होगा। अच्छा कभी ऐसा करके देखो, देखो मान लो ये एक कोण ये समकोण हो गया दोस्तों। अगर हम दूसरे कोण को समकोण कर दें, देखो इसको भी समकोण बना दे, इसको भी समकोण 90 डिग्री का। किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण हो सकते हैं। फिर अगर तुम उस त्रिभुज के दो कोण समकोण करोगे तो यूक्लिड की
अभिधारणा क्या कहती है, 5 अवधारणा, या आप भी जानते हो फिर ये दोनों भुजा कहीं आपस में काट सकती हैं, तो फिर ये आकृति कभी त्रिभुज बना पाएगी नहीं, अर्थात त्रिभुज का एक ही कोण समकोण होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि भाई दो इसीलिए नहीं होते, ये दोनों भुजा फिर आपस में कहीं काटेंगी ही नहीं, और जब ये काटेंगी नहीं तो आकृति समकोण बनेगी, कोई त्रिभुज ही नहीं बन सकता, त्रिभुज बनाना जरूरी है तो एक ही कोण समकोण होता है। ये एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखो, इसमें 3 कोण होते हैं, एक कोण समकोण, और जो 2 शेष रह जाते हैं वो न्यून कोण होते हैं। यहां तक आपके समझ में आया? अब मैं वो समझाने वाला हूं यहाँ पे कि किस भुजा को हम कहते क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस भुजा को क्या कहते हैं। देखो हमने यहाँ पर बना लिया एक समकोण त्रिभुज बना लिया दोस्तों, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये है समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे देते हैं ए और बी और सी। देखो दोस्तों ये आपका हो गया समकोण, मतलब 90 डिग्री का, और ये जो कोण बच गए वो आपके बच गए न्यून कोण। क्या बच गए? न्यून कोण। एकदम क्लियर पढ़ोगे ना आप, फिर देखना, फिर बताना आपके समझ में आता है कि नहीं आता। न्यून कोण, ये आपके बच गए न्यून कोण, ये भी न्यून कोण है। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान रखो। इस देखो एक इसमें 3 भुजा होती है, एक का नाम होता है कर्ण, वो बताऊंगा कर्ण कौन सी होती है। एक कर्ण होती है इसमें, एक आधार, क्योंकि 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं के समकोण में अलग अलग नाम होते हैं, एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। क्या दोस्तों? एक लंब। कर्ण को यहां हम के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आधार को ए से और लंब को एल से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कर्ण कौन सी होगी, आधार कौन सी होगी और लंब कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको कर्ण देखनी है ना, तो जो समकोण के सामने वाली भुजा है, देखो समकोण ये वाला, इसके सामने वाली जो ये भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये भुजा होगी आपकी दोस्तों कर्ण। एकदम आप बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता, तो इसे बोलते हैं कर्ण। और अब देखो आधार और लंब किसे बोलेंगे। देखो आधार होती है न्यून कोण के सम्मुख वाली भुजा, लंब होती, सॉरी लंब की बात कर रहा हूं अभी मैं, जो न्यून कोण के सामने वाली, देखो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये हो गई लंब। क्या हो गई? लंब। इतना समझो अभी। देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब जो ये शेष भुजा रह जाती है, इस जो कोण को बना रही है, इसको बोलते हैं आधार। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कौन सी लंब है, कौन सी आधार है, कौन सी कर्ण है। परिभाषा से आप याद कर लोगे, तो परिभाषा में एक बार लिखवा देता हूं। देखो कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने या सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख या सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है। देखो ये क्या है? कर्ण कौन सी होगी? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज बनना है तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसको हम कर्ण बोलेंगे। तो फिर देखो लंब किसे बोलेंगे भाई? अब लंब के बारे में बात कर लो, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, लंब कहलाती है। और अब आधार कौन सी रहेगी दोस्तों? आधार आपको अच्छे से पता है, जो फिर जो कोण बना रही है ना साथ में, वो वाली भुजा। देखो एक तो कर्ण बना रही है कोण, निम्न कोण कौन कौन सी? कर्ण वाली भुजा बना रही है। अब जो दूसरी रह जाती है ये वाली भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। तो दोस्तों अब हम देखो यहां जब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे ना, तो इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। अब वही क्वेश्चन को देखो समझ लो। यहां पे देखो ये जो हमने भुजा लिखी है ना, आधार लिखी है, ये किस कोण की लिखी है? न्यून कोण ए के लिए लिखी है। ये जो आधार है ये न्यून कोण ए के लिए आधार है और ए के लिए ये वाली लंब भुजा है। अब देखो न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए बिल्कुल चित्र यही है, आधार है ये और आधार ये हो गई, लंब ये वाली भुजा हो गई। ठीक है। अब
न्यून कोण सी, भाई ये भी तो एक न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, देखो न्यून कोण ए के लिए एक चीज बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्या होगी समझो, ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा अब ये हो गई ना, तो ए भी क्या हो जाएगी, लंब। तो न्यून कोण ए के लिए देखो कर्ड कौन सी हो गई, आप एक बार समझ लो, कर्ड ए सी कौन सी हो गई, कर्ड हो गई आपकी ए सी। और आधार कौन सा हो गया दोस्तों, आपने अभी देखा है न्यून कोण ए के लिए आधार ए बी रहेगा, क्या रहेगा, ए बी। और लंब देखो, लंब आपकी बीसी। समझ गए ना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझे हो ना न्यून कोण ए के लिए। अब हम अगर न्यून कोण सी की बात करें, किसकी बात करें, पहले इनको समझ लो, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक 101% न्यून कोण सी के लिए 101% क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट समझे। अब देखो ये कोण सी न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, देखो समकोण त्रिभुज तो यही है, तो कर्ड तो एसी ही रहेगी। सबसे पहले ये समझ लो, कर्ड तो एसी ही रहेगी, चाहे कोण ये हो, चाहे कोण ए न्यून कोण ले लो, चाहे कोण सी का न्यून कोण ले लो, कर्ड एसी रहेगी। अब क्या हो जाएगा, इस सी कोण के सम्मुख वाली भुजा ये ए बी है ना, ये लंब हो जाएगी परिभाषा से। कौन सी लंब हो जाएगी, सम्मुख भुजा, कौन सी, न्यून कोण के सम्मुख। इस कोण के सम्मुख ए बी जो भुजा है ना, ये लंब हो जाएगी। इसके लिए बस इतना चेंज हो जाएगा। और आधार आपका कौन सा रहेगा, जो कर्ड और एक और भुजा, देखो कर्ड बना रही है इस कोण को, एक ये जो भुजा बनाती है बीसी, वो आधार रह जाएगी। अब यहां एकदम आपको क्लियर कर दिया मैंने दोनों पॉइंट कि बस क्या चेंज होता है, अगर न्यून कोण में कोई चेंज होता है तो बस लंब और आधार में चेंज होता है, कर्ड वही रहती है। बस ये आपको कॉन्सेप्ट ढंग से तैयार हो गया होगा ना, तो ये समझो आप क्वेश्चन निकालने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक बेसिक समझो, अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर तो ये समझो बल्ले ही बल्ले है। अब देखो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय दी थी, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसको समझते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो अगली हेडिंग, ये सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं त्रिकोणमिति में, पाइथागोरस प्रमेय, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, चुटकियों में सॉल्व होंगे, आप भी कहोगे वाह क्या गजब ट्रिक है सर, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या थी प्रमेय भाई, इसको भी समझाऊंगा। पहले इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो किसी समकोण के लिए, किसी समकोण त्रिभुज के में, किसी समकोण त्रिभुज में, और इसकी तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अगर ये भूल भी जाओगे तो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ड का वर्ग, कर्ड का वर्ग, वर्ग देखो कर्ड का वर्ग, आधार के वर्ग और आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। पढ़ के तो देखो एक बार मेरे पे, आप जब देखना क्या गजब पढ़ाता हूं, आप भी बोलोगे सर वाकई आप गजब पढ़ाते हो, सबसे सबसे अलग पढ़ाते हो, और ये ऐसा पढ़ाता हूं 100 में से 100 ही लाओगे। तो ये देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी कि किसी समकोण त्रिभुज में इस वाली भुजा का वर्ग, अगर कर्ण का वर्ग करें तो इसका मान लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग का मतलब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यही पाइथागोरस ने बोला था दोस्तों, और ये आपकी प्रमेय हो गई। यही प्रमेय बोली थी पाइथागोरस ने। पाइथागोरस सर ने क्या बोला था, जो गणितज्ञ थे, कि कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यही हमने आपको यहां लिखवाया है कि ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या। अब दोस्तों एक ट्रिक से याद कराऊं, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, आप 10th क्लास में हो, पता है अच्छी तरह से, तो आपको ये पता है, कला एक सब्जेक्ट होता है ना, ड्राइंग जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, उसको कला बोलते हैं ना भाई, कला पढ़ के आए हो ये नहीं, तो कला वर्ड याद रख लेना। क्या, यही ट्रिक है इसकी, कला। अब आपको कला वर्ड याद रहेगा, और याद रहता है सबको भाई, हम 10th में पढ़ रहे हैं,
टेंथ में ड्राइंग बोलते हैं जिस सब्जेक्ट, उसको हम कला भी तो बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, कला का ये करना है, कला में ये दिया है वो दिया है, वर्क्स दिया है, जो होमवर्क देते हैं ना, तो कला याद रहेगा कला। सबसे पहले आप बराबर का साइन लगाओगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, और फिर इनका कर दोगे स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, कर्ड को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आधार को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लंब को एल से। तो यहां से क्या निकल गया, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही तो निकल गया। यही हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ, जहां मुझे लगेगा कि यहाँ ट्रिक देने की जरूरत है, वहां मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। इस वर्ड को कला याद रख लेना, यही हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रखेगी अगर इसको ध्यान नहीं देता। तो कला ध्यान रखना, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये हमारा यहाँ त्रिकोणमिति मतलब हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। एक और जानकारी दे देता हूं, वैसे यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी आप देखो नॉलेज के लिए रख लो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं आपको थोड़ा इससे थोड़ा और बेस दे देता हूं यहाँ पे, कि आप बिल्कुल समकोण के बारे में सारी जानकारी हो जाए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो इसलिए दे रहा हूं कि आगे जब हम सवाल निकालेंगे ना दोस्तों, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिकोणमिति में नहीं पड़ेगी तो आगे तो पड़ेगी, तो इसीलिए 1/2 इसका फॉर्मूला ज्यादातर लोगों को, बच्चों को पता होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों क्या हो गया, 1/2, और इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है, ए बी, तो गुणा ए बी गुणा ऊंचाई क्या है दोस्तों, BC गुणा BC। ये आपके समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। इसे भी आप नॉलेज बेस के लिए याद कर लें, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो। तो अब दोस्तों इतनी सारी बातें आपकी समझ में, त्रिकोणमिति में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें त्रिकोणमिति पढ़नी क्यों है, फिर त्रिकोणमिति का परिचय के ग्रीक वर्ड के 3 वर्डों से मिलकर बनी है, ये सारी बातें, फिर समकोण त्रिभुज के बारे में सारी बातें हमने पढ़ ली, किस भुजा को कर्ण बोलेंगे, किसको हम लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली। और अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा त्रिकोणमिति के अनुपात। अब देखो त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं, अनुपात कुछ नहीं है, भुजाओं के अनुपात को हम फिर कुछ अलग स्पेशल नाम दे रखा है कि साइन कौन कौन सी भुजा का अनुपात होगा, कॉस किस भुजा का अनुपात होगा, उसको मैं लेके आता हूं गजब ट्रिक के साथ। और अगर दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई, इसका बेसिक बहुत अच्छे से आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे जो कुछ अलग करना चाहते हैं, मैथ में कुछ अलग करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।